हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। तो सेल की डेफिनेशन क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब स्ट्रक्चरल यूनिट ये कैसे है कि एक बॉडी जो होती है वो पूरे 100 ट्रिलियन सेल से बनी हुई होती है। अब 100 ट्रिलियन सेल्स कहाँ होते हैं? ये पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। अब जैसे ये मैंने थोड़े से बनाने की कोशिश की है, ये तो नेकेड आई से हम इनको देख सकते हैं, लेकिन सेल्स जो हैं वो नेकेड आई से नज़र नहीं आते, यानी आम सिंपल आई से आप उसको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो हम अगर इस एक सेल को लें यहाँ से, उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें अगर, तो हमें कैसा नज़र आएगा वो सेल? ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये हमारे पास सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियोलस। और इसके साथ फिर एक मेम्ब्रेनस से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स लगे होते हैं, जो कि इसको रफ अपीयरेंस दे रहे होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी तरह यहां पे पड़े होते हैं, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, तो इनको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे पड़े होते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पड़ा होता है, इसको कहते हैं हम गाल्जी अपरेटस। और यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए हमारे पास। और इसी तरह वैक्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स भी हो सकते हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। इसी तरह सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं यहाँ पे, ये सेल डिवीजन में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जो कि सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, या सेंट्रियोल्स के इर्द गिर्द जब माइटोटिक सेल्स होते हैं, माइटोसिस जिनमें हो रही होती है, वहाँ पे वो फिलामेंट्स बनाते हैं, डिवीजन, माइटोटिक फिलामेंट्स जिनको हम कहते हैं सेल डिवीजन के दौरान। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। अब हम पहले शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। अब सेल मेम्ब्रेन का हम इतना सा पोर्शन लेते हैं, तो हमें क्या नजर आता है माइक्रोस्कोपिकली, डीप माइक्रोस्कोपिकली हम अगर इसको देखें तो। अच्छा, तो व्यूअर्स, जो हमने सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट लिया था, तो हम उसको अगर मैग्नीफाई करके देखें तो हमें कैसा नजर आएगा? सेल मेम्ब्रेन क्या है? बेसिकली लिपिड बाइलेयर है, एक लिपिड्स की डबल लेयर है, एक जिसके अंदर क्या होते हैं? हमारे फास्फोलिपिड्स होते हैं। लिपिड बाइलेयर है, उसके अंदर फास्फोलिपिड्स होते हैं। फास्फोलिपिड्स, तो ये क्या है हमारे पास? फास्फोलिपिड्स का हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। ये हेड जो है उसके फास्फोलिपिड्स के हाइड्रोफिलिक पोर्शन होने की वजह से ये फ्लूइड को फेस कर रहे होते हैं। ये हमारे पास कौन सा होता है? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इसी तरह ये इंटीरियर ऑफ सेल होता है, जहां पे ये लिपिड बाइलेयर फेस कर रही होती है, ये भी हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म को फेस कर रहे होते हैं। अब ये जो दरमियान में जो पोर्शन हमारे पास आता है, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, ठीक है। ये पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि फियरिंग फ्रॉम वाटर। तो ये इसलिए वाटर को फेस नहीं कर सकता। ये वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक पोर्शन ही सिर्फ वाटर को फेस करेगा। अब इसमें मैंने ये किंक क्यों दिया है? ये वाला जो किंक है, बेसिकली जो फास्फोलिपिड्स हैं उनके अंदर जब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हों तो वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एक ये जैसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेकिन जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसके अंदर लगे हुए हों तो वो उसमें किंक पैदा करते हैं एक। अच्छा, अब इस फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं? ये जो हेड होता है फास्फोलिपिड का, इसके अंदर क्या होता है? एक तो होता है फास्फेटिडाइल कोलिन, एक स्ट्रक्चर होता है फास्फेटिडाइल कोलिन, और दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है सफिंगोमाइलिन। ठीक है, जो हेड है फास्फोलिपिड्स का फास्फेटिडाइल कोलिन और सफिंगोमाइलिन से बना होता है,
और जो इसकी टेल्स होती हैं वो किस चीज से बनी होती हैं? फास्फेटेडाइल एथेनोलामीन और फास्फेटेडाइल सीरीन से। चार चीजें मिलकर बनाती हैं फास्फोलिपिड को। हेड को बनाती हैं फास्फेटेडाइल कोलिन और सफिंगोमाइलिन। टेल को क्या बनाती हैं? फास्फेटेडाइल इथेनोलामीन और फास्फेटेडाइल सीरीन। अब इनके दरमियान क्या होता है प्रेजेंट? कोलेस्ट्रोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रोल भी एक लिपिड्स की किस्म है जो कि इनके अंदर होता है। वो भी देखें कहां पे प्रेजेंट है? जो इसका हाइड्रोफोबिक पोर्शन है उसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि कोलेस्ट्रोल भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रोल का फंक्शन क्या है यहां पे प्रेजेंट होने के लिए? ये स्ट्रेट रखता है, ये सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेट रखता है, यानी हार्ड करता है इसको। और इस जहां पे ये प्रेजेंट होता है वहां पे ये डिपेंड करता है सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, यानी जहां पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा वहां पे लेस परमिएबल होगी सेल मेम्ब्रेन, जहां पे ये कोलेस्ट्रॉल कम होगा वहां से ज्यादा परमिएबल होगी सेल मेम्ब्रेन। अब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन इस तरह क्यों है, यानी कि वाटर को फेस क्यों कर रहे हैं? अब अगर एक ड्रॉप पानी के अंदर ऑयल का डालें तो आपको लगेगा कि जी ऑयल ऊपर तैर रहा है, सतह के लेयर, वाटर लेयर के ऊपर तैर रहा है, उसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि ऑयल के अंदर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसी वजह से ये यहां पे इस पोर्शन में रहता है, यानी कि यहां पे कोई फ्लूइड नहीं होता है, इस वजह से ये इस पोर्शन को ऑक्युपाई करता है। और ये वाला हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है ये इंट्रासेलुलर यानी कि साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा होता है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फेस कर रहा होता है। ये तो हो गई अरेंजमेंट फास्फोलिपिड्स की और कोलेस्ट्रोल की इसके अंदर। अब दो चीजें और होती हैं इसके अंदर, लिपिड बाइलेयर के अंदर। एक होती है प्रोटीन्स, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटीन्स जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं इसके अंदर। एक को हम कहते हैं ट्रांसप्रोटीन या इंटेग्रल प्रोटीन, और दूसरी होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये मैं आपको पिक्टोग्राफिकली बताऊंगा कि ये कहां कहां पे प्रेजेंट होती हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। अब ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर एक आ गई, ये इसकी टेल्स होगी फास्फोलिपिड्स की। इसके साथ फिर एक प्रोटीन्स हमें नजर आती हैं जो कि ट्रांसप्रोटीन्स हम जिनको कहते हैं, या इंटेग्रल प्रोटीन। ठीक है, इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि चैनल्स के तौर पे एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर वाटर फील्ड चैनल होता है। अब इसका काम क्या है? अब ये बात माइंड में रखें कि ये पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही होती है, यानी इतनी थिकनेस की अगर सेल मेम्ब्रेन है तो ये इसको क्रॉस कर रही होती है, यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को भी फेस कर रही होती है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को भी फेस कर रही होती है। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जो चीजें लिपिड बाइलेयर से इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकती, फॉर एग्जांपल आयंस हो गए या यूरिया हो गया, तो वो लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस नहीं कर सकती। तो वो क्या होता है, वो इसके जरिए ट्रांसपोर्ट होती है उसकी, चाहे बाहर से आनी हो चाहे सेल के अंदर से बाहर जानी हो। तो इसको हम गेटेड, ओपन गेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, इसके गेट्स ओपन रहते हैं और ये एक स्पेसिफिक चीजों को अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है। इसके बाद एक और आ जाती हैं प्रोटीन्स। ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, एक लॉक एंड की मेथड वाली चीज इसके ऊपर अमल करेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लॉक है, अगर तो ये की होल है इसके अंदर जब हम की लगाते हैं तो ये ओपन होता है। ठीक है, इसी तरह
यहां पे कोई चीज जब आके कोई केमिकल या हार्मोन आके लगता है तो इसके अंदर का जो गेट होता है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है, और वो फिर उस चीज को या तो अंदर आने देता है या फिर यहां से बाहर जाने देता है। या फिर ये क्या करते हैं कि कोई भी लाइगैंड आके इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये आगे जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं उनको सिग्नल ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब ये पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या करती हैं, फिर सिग्नल यहां से लेके सेकंड मैसेंजर को भेज देती हैं। ठीक है, ये हमारे पास लाइगैंड या हार्मोन्स जो था क्या था, ये फर्स्ट मैसेंजर था, इसने आके इसके ऊपर एक्ट किया यानी कि लॉक को ओपन किया, तो उससे क्या हुआ, कन्फर्मेशनल चेंजेस हुई, और वो कन्फर्मेशनल चेंजेस शिफ्ट हुई पेरिफेरल प्रोटीन्स को जो वहां पे इसका स्पेसिफिक फंक्शन था, तो इसने क्या किया, वही इंफॉर्मेशन सेकंड मैसेंजर को भेज दी, जिससे आप आगे एक कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कौन सी होती हैं प्रोटीन्स, उनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। कैरियर प्रोटीन्स हो गई ये कैसे काम करती हैं, कोई स्पेसिफिक यानी कि ये होती तो स्पेसिफिक इनकी परमिएबिलिटी है, स्पेसिफिक कैरियर्स होती हैं ये। फॉर एग्जांपल यहां पे कोई एक टोकरी में मैं कहता हूं कि जी कोई चीज आ गई है, इसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है यहां से। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसको पकड़ेगी यहां से और सेल के अंदर आके छोड़ देगी, फिर सेल के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो इसके साथ एक्ट करेंगे और इसको ब्रेक डाउन कर देंगे इसकी। इसी तरह या सेल के अंदर से कोई टोकरी किसी चीज की भी लेके बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ये ट्रांसप्रोटीन्स हैं। अब ये तीनों प्रोटीन्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन की पूरी थिकनेस को क्रॉस कर रही होती हैं। कीप इन माइंड कौन कौन सी थी, ओपन गेटेड चैनल्स होते हैं हमारे पास, उसके बाद लाइगेंड गेटेड होते हैं, उसके बाद कैरियर प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की पूरी थिकनेस को क्रॉस कर रही होती हैं। इसके बाद आ जाती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब पेरिफेरल प्रोटीन्स का क्या होगा, ये यहां पे भी प्रेजेंट हो सकती हैं, यहां पे भी प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन ये पूरी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस को क्रॉस नहीं कर रही होती। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, अगर तो वो पड़ी हुई हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, पेरिफेरल ना, दोनों पेरिफेरी पे पड़ी होंगी ना, साइटोप्लाज्म के अंदर भी एक सेल मेम्ब्रेन की पेरिफेरी हो जाती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी जो होता है वो भी पेरिफेरी हो जाती है, तो पेरिफेरल प्रोटीन इसलिए इनको कहते हैं। या तो ये इसी तरह सेकंड मैसेंजर यहां से सिग्नल लेके सेकंड मैसेंजर को शिफ्ट कर देंगी, इनका काम ये है, या फिर यहां पे पड़ी होंगी तो क्या करेंगी, सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करेंगी। अब आपने देखा होगा, अक्सर इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे दूंगा कि आपने देखा होगा रिवर के किनारे दरख्त लगे होते हैं, तो उन दरख्तों का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली जो रिवर बैंक होता है उसको सपोर्ट करना होता है कि वहां से वो टूट ना जाए, रिवर बाहर ना चला जाए, वहां से स्ट्रीम लाइन में चलता रहे। इसी तरह ये भी सेल मेम्ब्रेन को क्या करती हैं, स्टेबलाइज करती हैं, सेल के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं। या फिर ये इसी तरह सेकंड मैसेंजर के तौर पे सेकंड मैसेंजर को अपने सिग्नल्स ट्रांसफर करती हैं। या फिर कुछ प्रोटीन्स हैं जो एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करती हैं, या कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करती हैं। ये सारी काम पेरिफेरल प्रोटीन्स के हैं, यानी कि रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करना, एंजाइम के तौर पे एक्ट करना, सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना और सिग्नल्स लेके सेकंड मैसेंजर जो सेकंड मैसेंजर है उसको सेंड कर देना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। अब कार्बोहाइड्रेट्स मोइटी जो होती है वो या तो प्रोटीन्स के साथ लगी होती है, ठीक है, या फिर लिपिड्स के साथ, लिपिड बाइलेयर के जो लिपिड्स हैं वहाँ पे उनके साथ लगी होती है, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स के क्या फंक्शन हैं, एक तो फंक्शन उसका ये है कि वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन होल सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देगा, नेगेटिवली चार्ज कर देगा। दूसरा क्या करेगा ग्लाइकोकैलिक्स,
कि ये दूसरे सेल्स के साथ इसको, एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच कर देगा। अब तीसरा फंक्शन इसका क्या है कि कुछ इम्यून रिएक्शंस में भी ये ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हेल्प आउट करते हैं। और चौथा क्या है, जब ये इंटेग्रल प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब इंसुलिन आके लगती है रिसेप्टर को और कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग रिसेप्टर को, तो कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं, जिससे आगे फिर कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अब पूरी सेल मेम्ब्रेन हमने तकरीबन कवर कर ली है। अब इसके फीचर क्या हैं? जो इसका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, इसको हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? अब फ्लूइड मोज़ाइक क्या है? बेसिकली मोज़ाइक एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिफरेंट चीज़ें आके एक ही पैटर्न के अंदर लगा दी जाएं उसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, उसके बाद ये ब्लू है, ये भी ब्लू है और ये भी ब्लू है, उसके साथ ये वाला ग्रीन ऐड कर दिया जाए, यानी कि होमोजीनियसली अटैच्ड हो एक दूसरे के साथ। इसको हम मोज़ाइक कहते हैं। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इसमें फास्फोलिपिड्स भी हैं, इसमें प्रोटीन्स भी हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, इसमें कोलेस्ट्रोल भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं? एक फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बनाती हैं। अब ये फ्लूइड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के जो फास्फोलिपिड्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड्स हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहते। कीप इन माइंड, सेल मेम्ब्रेन के जो फास्फोलिपिड्स हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको फ्लूइडिटी नेचर प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। इस फ्लूइडिटी की वजह से सेल मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है, ठीक है। अब जो अल्कोहल हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये तो ईजिली क्रॉस आउट कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल हैं, सब्सटेंसेस हैं, ये इजिली क्रॉस कर जाते हैं। अब दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन का होता है, एक होता है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये कोई चीज बाहर, फूड पार्टिकल एक पड़ा हुआ है, एक फूड पार्टिकल बाहर पड़ा हुआ है, तो क्या करेगी सेल मेम्ब्रेन? इसके इर्द गिर्द जाके एक कैप बना देगी, ठीक है। क्या करेगी? एक कैप बना देगी। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये फ्यूज हो जाएगी यहां पे सेल मेम्ब्रेन, और ये एक वेजिकल की सूरत में अंदर आ जाएगी चीज सेल के अंदर। फिर इसको एंजाइमेटिक एक्शन होगा तो उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। इसी तरह एक्सोसाइटोसिस में भी ये फॉर एग्जांपल एंजाइमेटिक वेजिकल है, या जो प्रोटीन्स बनी हुई हैं सेल के अंदर जो बनती हैं, उसको ट्रांसपोर्ट हमने एक्सटीरियरली करना है, यानी कि सेल के बाहर भेजना है। तो इसी तरह ये भी आके इसके साथ जब लगेगा तो ये फिर इस तरह थोड़ा सा बाहर निकल जाएगी, सेल मेम्ब्रेन किंक अपना बना देगी, ये पूरी वेजिकल्स को बाहर ले जाके छोड़ देगी और फिर रिपेयर हो जाएगी यहाँ पे। ये परमिएबिलिटी है इसकी, ठीक है। एक होता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है, एक होता है पाइनोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस क्या है और पाइनोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल को जब सेल अंदर लेके जाता है तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और पाइनोसाइटोसिस क्या होता है? जब लिक्विड चीज को किसी को सेल अंदर लेके जाता है तो उसको पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के कुछ फीचर्स हैं। अब ये जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन के, ये किस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर? जो प्रोटीन्स हैं वो ऑलमोस्ट 55% बनाती हैं सेल का, और जो हमारे फास्फोलिपिड्स हैं वो 25% बनाते हैं। कोलेस्ट्रोल जो है वो 13% बनाता है, और अदर लिपिड्स जो आ जाते हैं उसके अंदर वो बनाते हैं 4%, और कार्बोहाइड्रेट्स जो कि थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है ये ऑलमोस्ट 3% बनाता है सेल मेम्ब्रेन का, या सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे। तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स तफसील में और उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।